जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मस्त चल रही है? और मस्त नहीं चल रही है तो मस्त चलाइए, जबरदस्त चलाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि यूपी पुलिस का आरपीएफ का एग्जाम ये मान के चलना बड़े नजदीक है। जो स्टूडेंट यूपी पुलिस का री एग्जाम देना चाहता है या आरपीएफ की परीक्षा को देना चाहता है तो लगातार मेहनत करे, कंटिन्यू मेहनत करे। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि आज से लगभग मेरी पूरी टीम रेडी है आपको परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए। यूट्यूब पर आपकी हिंदी की क्लास, आपकी जीएस की क्लास, आपकी मैथ की क्लास, ये क्लासें अभी फिलहाल रेगुलर की जा रही हैं और 1 या 2 दिन में आपकी रीजनिंग की क्लास को भी कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आप चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। आज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि मैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के री एग्जाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूं। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने पहले भी कराई, लेकिन अब मैं दोबारा से अगेन टाइम एंड रिपीट टाइम स्टार्टिंग करने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट की। और जो बच्चे आरपीएफ का भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी 100% क्वेश्चन आपको आएंगे। मैं आपको इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस ये देना चाहता हूं कि मैं आपको मात्र जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का री एग्जाम होगा या आरपीएफ की परीक्षा होगी, मैं 10 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। और मैं मानता हूं कि इन 10 प्रैक्टिस सेट से ही मैं आपको इतना क्वेश्चंस दे दूंगा कि आपको जीएस में फेल करने वाला कोई नहीं होगा। ये मैं इतना चैलेंज कर रहा हूं, इतना आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज प्रैक्टिस सेट को, पहले प्रैक्टिस सेट को। और मैं इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले जो डेट पर चर्चाएं होती हैं, आज जैसे कि 23 मई है, तो 23 मई में बेटा मैं शुरू करने से पहले 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपको 23 मई के बारे में 2-3 पॉइंट बता देना चाहता हूं कि जो आपको परीक्षा में आते हैं। आज की तारीख में कामी रीता शेरपा ये नाम चर्चा में है। कामी रीता शेरपा ये नाम बड़ा चर्चा में है क्योंकि इसने 30 बार यानी कि 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, सबसे अधिक चढ़ने वाला या सबसे अधिक चढ़ाई करने वाला नाम कौन हो गया है? कामी रीता शेरपा, जो नेपाल के हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह कर दिया है और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये इनका नाम चर्चा में है। कल ये इतिहास इन्होंने कल ही रचा है और उससे पहले इन्होंने 12 मई को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो ये याद रखना है। और इसी के साथ कल जो चर्चा में रही है, चावल की 2 किस्में, जैसे पूसा 1985 और पूसा 1979, ये 2 चावल की नई किस्में तैयार की गई हैं कृषि वैज्ञानिकों को द्वारा, जो चावल की सबसे उन्नत किस्में तैयार की हैं, जो बहुत अधिक पैदावार करेंगी। लगभग 120 दिन में इनकी फसल तैयार होगी और प्रति एकड़ 20 से 21 कुंतल पैदावार इसमें होगी। पूसा 1985, पूसा 1979, ये 2 चावल की नई किस्में तैयार की गई हैं। तो ये भी आपका कल चर्चा में रहा है, आज की तारीख में 23 तारीख में। और एक ऑपरेशन शक्ति, ये भी आपका चर्चा में है आज की डेट में 23 मई। तो मैं आपको डे टू डे भी बताता चलूंगा कि उनसे क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेशन शक्ति भारत और फ्रांस देश का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस देश की सेनाओं का एक शक्ति अभ्यास है ऑपरेशन शक्ति, यानी कि भारत और फ्रांस देश की
सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, उसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, और ये ऑपरेशन चल रहा है शिलांग के जंगलों में। शिलांग के जंगलों में ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि मेघालय राज्य में ये ऑपरेशन चल रहा है। और इस ऑपरेशन की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यदि युद्ध के दौरान सैनिक जंगलों के बीच किसी कारणवश फंस जाते हैं और उनको कई दिनों तक निकलने का वहां से मौका नहीं मिलता है, तो किस तरह से हम जीवित रह सकते हैं, ऐसी तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी तकनीक का इसमें आविष्कार किया जा रहा है ऑपरेशन शक्ति में। और ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक चलने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो आज की डेट में बड़ा चर्चा में है। तो चलिए, आज की डेट पर हमने कुछ चर्चा की। और दूसरा, आज 23 मई भी है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार परीक्षाओं में आता हुआ। तो आज विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टॉर्टोइस डेज, विश्व कछुआ दिवस। तो विश्व कछुआ दिवस के रूप में भी 23 तारीख को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार परीक्षाओं में आते हुए देखा है। तो जो आपको बताया जाए वो क्लियर करते रहिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और ये मैं वादा करता हूं कि यूपी पुलिस के अंदर जब मैंने अगर आपको 10 सेट करा दिए, या आरपीएफ, कि आप कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये मैं चैलेंज करता हूं। आप बस पढ़ते रहिए। आपने दूसरों के टीचरों के भी प्रैक्टिस सेट पढ़े होंगे, उनके भी यूट्यूब पर पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं शुरू कर रहा हूं अपने प्रॉमिस के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ। बस पढ़ लीजिए। मैंने बोला है अपने बच्चों को कि 10 प्रैक्टिस सेट पढ़ो और यूपी पुलिस का जीएस में धमाल मचा दो। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आज के प्रैक्टिस सेट का, कि गुरु रविदास का जन्म कहां हुआ था। ये पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि गुरु रविदास का जन्म कहां हुआ था। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, पटना, बताइए जल्दी से फटाफट। तो इसका राइट आंसर है आपका वाराणसी में। तो गुरु रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। गुरु रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है, गुरु रैदास। और गुरु रैदास कौन थे? तो गुरु रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से, जो गुरु रामानंद थे, रामानंद, तो रामानंद के जो प्यारे 12 शिष्य थे, 12 शिष्य, उन 12 शिष्यों में गुरु रैदास या गुरु रविदास एक महान संत थे। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। और इन्होंने, गुरु रविदास ने रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, रामदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और गुरु रविदास या गुरु रैदास निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्मा उपासक थे गुरु रविदास। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तो यहां से हम क्वेश्चन और निकालते बेटा, जो बच्चे यूपी पुलिस का री एग्जाम देंगे, यूपी पुलिस का या यूपीपी का री एग्जाम देंगे, उनसे जीके के जनरल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रख लेना। वाराणसी, जिसका नाम प्राचीन नाम काशी है, काशी, प्राचीन नाम काशी, इसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बनारस। और ये गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। तो वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है, इसको बनारस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि भारत में सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, तो वो है काशी, और इसी काशी का नाम है वाराणसी। और बनारसी साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है, बनारसी साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है, बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है वाराणसी। और ध्यान रखना, इसी वाराणसी में काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है, काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर भी है वाराणसी में। और वाराणसी मंदिरों के लिए बड़ा फेमस है, ध्यान रख लेना। और यहीं पर बात करें तो वाराणसी के निकट ही सारनाथ है। क्वेश्चन आपके निकलते रहेंगे यूपी पुलिस के लिए। वाराणसी के निकट ही सारनाथ है, और सारनाथ एक बौद्ध स्थल है। सारनाथ कैसा स्थल है? बौद्ध स्थल। और ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। तो सारनाथ वाराणसी के निकट है, और यहीं पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। आगे हम इसी में से चर्चा करते हैं, क्वेश्चन को अभी कंप्लीट नहीं किया है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मथुरा। मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, कृष्ण नगरी के नाम से जाना जाता है मथुरा को। और यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है मथुरा। तो मथुरा को कृष्ण नगरी, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का जन्म यहीं पर हुआ था, मथुरा। और मथुरा को मेलों के लिए जाना जाता है, मेलों। तो सर्वाधिक मेले जो होते हैं वो यूपी के मथुरा जिले में होते हैं। सर्वाधिक मेले कहां होते हैं? यूपी के मथुरा जिले में होते हैं। मेलों का जिला, मेलों के जिला के नाम से भी जाना जाता है मथुरा को। और यहां पर ध्यान रखना,
मथुरा से संबंधित ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अगर हम यूपी के 75 जिलों की बात करें, यूपी में जो 75 जिले हैं उनकी बात करें, तो यूपी में सबसे कम वर्षा जो होती है, सबसे कम वर्षा वो हमारी मथुरा में होती है। यूपी के 75 जिलों की अगर बात करें तो यूपी में सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में होती है। और यूपी में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो गोरखपुर में होती है। यूपी की सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर में होती है। और यूपी की सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। आगे इसी में हम देखेंगे क्वेश्चन, एक ऑप्शन दे रखा है उज्जैन। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन कहां पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। और ये किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यहां पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, यानी कि यहां पर महाकुंभ लगता है। क्या लगता है? यहां पर महाकुंभ लगता है। और मेरे बेटों, मैं यहां पर एक बात बताऊं आपको, देखिए कुंभ 2 टाइप के होते हैं। कुंभ मेला 2 प्रकार के कुंभ मेला होते हैं, ध्यान रखना। एक महाकुंभ होता है, महाकुंभ, और एक होता है बेटा अर्धकुंभ। एक होता है अर्धकुंभ। तो कुंभ मेला 2 प्रकार के होते हैं। महाकुंभ लगते हैं 4, अर्धकुंभ लगते हैं 2। और महाकुंभ जो लगता है वो 12 वर्षों के अंतराल से लगता है, और अर्धकुंभ 6 वर्षों के अंतराल से लगता है। अर्धकुंभ 2 लगते हैं, महाकुंभ 4 लगते हैं। और ये जो महाकुंभ लगते हैं, जैसे उज्जैन में लगता है, उज्जैन में आपका, नासिक में लगता है, नासिक मध्य ये महाराष्ट्र में, आपका प्रयाग में लगता है, प्रयाग मतलब प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है, और आपका चौथा हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार। तो 4 स्थानों पर लगते हैं। और अर्धकुंभ जो लगता है वो हरिद्वार, वो आपका हरिद्वार में और आपका प्रयाग में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपको आता रहता है, ध्यान रखना, यहां पर अच्छे से पढ़ते रहना। अब बात करता हूं मैं यहां पर पटना की। पटना जो बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना। पटना का प्राचीन नाम देखें तो बताया गया पाटलिपुत्र। पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र है। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी, पाटलिपुत्र को जो बसाया था वो राजा उदयन ने बसाया था। किसने? राजा उदयन ने बसाया था, गंगा प्लस सोन नदी के तट पर। ध्यान रखना, पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। इस पाटलिपुत्र को राजा उदयन ने बसाया था। राजा उदयन हर्यक वंश का राजा था, हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का राजा था उदयन। उसने गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया और अपनी राजधानी भी बनाया था। और इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं बेटा, पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश यानी कि पिताओं की हत्या करने वाला वंश, यानी कि पुत्रों के द्वारा पिताओं की हत्या की गई और अपने साम्राज्य को संभाला गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और यही पटना जो शहर है, इसी पटना को शेरशाह सूरी ने बसाया था। शेरशाह सूरी, पटना को शेरशाह सूरी ने बसाया था गंगा नदी के तट पर। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा था, जबरदस्त पढ़िए आप आज क्लास को। चलिए, ये हमारा इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2023 करंट क्वेश्चन है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय टैग जीआई टैग प्राप्त हुआ है? किस 2023 में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये बताइए जरा, कांगड़ा चाय किसकी है, किस राज्य से संबंधित है जिसको जीआई टैग मिला है? हम इस पे चर्चा करेंगे। और जीआई टैग मिला है यूपी, यानी कि यूरोपीय जीआई टैग मिला है। तो ये है हिमाचल प्रदेश राज्य। अब बेटा यहां पर पहचान कैसे करते हैं? तो कांगड़ा, देखिए कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी भी है। कांगड़ा घाटी कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। स्पीति घाटी भी कहां पड़ती है? स्पीति घाटी भी कहां पड़ती है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी भी कहां पड़ती है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी भी कहां पड़ती है आपकी? हिमाचल प्रदेश में। मनाली भी कहां पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में, मनाली। तो ये सब क्वेश्चन से हमने पहचान लिए, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, इसलिए कांगड़ा चाय भी संबंध कहां से है? हिमाचल प्रदेश से। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता। अब जीआई टैग की बात करें, जीआई टैग, तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक।
तो जीआई टैग का मतलब होता है भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग किसी वस्तु को प्राप्त किया जाता है, पदार्थ को भी दिया जा सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, पेय पदार्थ हो सकता है, खाने योग्य का पदार्थ हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, तो जीआई टैग सबको मिलता है। तो जीआई टैग जिसको दिया जाता है उसकी, उस पदार्थ की कोई ना कोई गुणवत्ता होती है, कोई ना कोई विशेषता होती है, कोई ना कोई गुणवत्ता होती है, यानी कि वह पदार्थ अपनी विशेषता के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसी को जीआई टैग दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। और ये जो जीआई टैग है ये वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय, वाणिज्य व औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है, वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग। और ये उस पदार्थ की, उसकी विशेषता के लिए, उसकी गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। तो कांगड़ा चाय को हाल ही में 2023 में यूरोपीय जीआई टैग मिला है, जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रख लेना। तो जीआई टैग एक्ट यानी कि अधिनियम, ये 1999 में लाया गया था, ये 1999 में लाया गया था इस अधिनियम को। और ध्यान रखना, इस अधिनियम को 2003 में प्रभावी किया गया और 2004 से इसे देना शुरू किया गया, जीआई टैग को देना शुरू किया गया था। और सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था। तो भारत में सबसे पहले किस पदार्थ को जीआई टैग मिला था? वो दार्जिलिंग चाय को मिला था, जो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल। तो दार्जिलिंग चाय अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, वो 2004 में पहला जीआई टैग मिला था। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है, मैंने आपको पूरा समझा दिया यहां पर जीआई टैग के बारे में। और यहां पर ध्यान रखना, तो जीआई टैग प्रतिवर्ष किसी ना किसी पदार्थ, किसी ना किसी वस्तु को दिया जाता है उसकी क्वालिटी के लिए। चलिए यहां पर ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जीएस का है, जीके का तीसरा क्वेश्चन जबरदस्त है। क्वेश्चन पूछा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री भारत के स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर यानी कि इंडिपेंडेंट डे पर भारत का प्रधानमंत्री दिल्ली स्थित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। यहां पर एक बात ध्यान करने की है, जबकि जब गणतंत्र दिवस का अवसर होता है, गणतंत्र दिवस बात करें तो 26 जनवरी को देश का राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है। देश का राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है, जबकि देश का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराता है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता रहता है। और एक क्वेश्चन जीके का मैं बताऊं कि अभी तक दिल्ली स्थित लाल किले पर देश के किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 15 बार दिल्ली स्थित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। और उनके बाद मोदी जी देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे अधिक लाल किले पर सबसे अधिक बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। और ध्यान रखना, यदि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा। तो दोनों प्रधानमंत्री ऐसे हो जाएंगे जो लाल किले पर 15-15 साल तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री बने। चलिए यहां पर क्वेश्चन हमारा आगे देखते हैं। देखिए यहां पर
एक क्वेश्चन और मैं आपको बढ़ा देता हूं, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। यहां पर राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, आयु से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। आयु, तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु नहीं होती है, यानी कि ये 65 वर्ष तक, अधिक से अधिक 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। तो इस तरह का क्वेश्चन भी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? तो आवर्त 9 और समूह 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवर्त 7 और समूह 18। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आधुनिक आवर्त सारणी का, आवर्त है इसमें, आवर्तों की संख्या 7 है और समूह है इसमें 18। तो ध्यान रखना, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, तो इसका आविष्कार जो किया था, इसको जो बनाया था 1869 में रूस के वैज्ञानिक दमित्री मेंडेलीव ने तैयार किया था। तो रूस के वैज्ञानिक दमित्री मेंडेलीव ने 1869 में आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया था और इसे बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों, एटॉमिक नंबर्स, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के आधार पर तैयार किया था, एटॉमिक नंबर्स के आधार पर तैयार किया था। अभी तक अगर हम देखें मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, वर्तमान में उसमें कितने तत्व हैं? 118 तत्व हो चुके हैं मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में। तो यहां से भी क्वेश्चन पूरा आता रहता है, उसको याद करिए और आगे बढ़िए। आगे देखते हैं हम बेटा, आगे देखते हैं हम अपना 5 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। तो आप 100% इसको नोट करके रखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए 100% नोट करके रखेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये है आपका भरतनाट्यम। तो ये जो यहां पर बोर्ड पर दिखाए गए हैं, ये क्लासिकल डांस है। कैसे डांस है? ये क्लासिकल डांस, यानी कि इनको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो बेटा मैं यहां पर बता दूं कि एक क्वेश्चन 100% आता है। जो स्टूडेंट पुलिस परीक्षा का एग्जाम देना चाहता है वो शास्त्रीय नृत्यों को रटे, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित व्यक्तियों को रटे और लोक नृत्य भी पूछता है। हर एक राज्य की अपना लोक नृत्य है, पब्लिक डांस है, उसको भी बिल्कुल क्लियर टू क्लियर रट ले। 100 नंबर में यहां पर कि सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन आता है, तो शास्त्रीय नृत्यों को पढ़ ले और लोक नृत्य को पढ़ ले। बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा यहां से मैं आपको। तो यहां पर अगर क्लासिकल डांस सबसे पता चल रहा है, क्लासिकल बहुत अच्छा, क्लासिकल का मतलब होता है फैंटास्टिक, बहुत अच्छा जिसको बोलते हैं, तो उसको क्लासिकल बोला जाता है। और भारत में क्लासिकल डांसों की संख्या केवल और केवल 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या देखें तो कितनी है? केवल 8। मैं यहां पर एक बार बता दूं आपको, तो रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। और जितने भी हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो हमारा भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से नंबर 1 मान के चलिए भरतनाट्यम, नंबर 2 मणिपुरी, क्षत्रिय और ओडिसी। यहीं पर हम देखें आगे को नंबरिंग, नंबर 5 पे अगर यहां पर देखें तो ये आपका हो गया कुचिपुड़ी यहां पर हो गया, कथक यहां पर हो गया हमारा। यहीं पर हम देखेंगे तो ये भरतनाट्यम हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम और कथकली। तो इस तरह से हमारे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। भरतनाट्यम, मणिपुरी, सत्रिय, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों केरल राज्य से संबंधित हैं। केरल राज्य। भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से है संबंधित। मणिपुर हमारा मणिपुरी से है, मणिपुरी ये हमारा मणिपुर से है। सत्रिय हमारा असम से है, असम। ओडिसी हमारा उड़ीसा से है, ओडिशा। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश। और कथक हमारा उत्तर प्रदेश से है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछता है, एक शास्त्रीय नृत्य दे देगा और संबंधित राज्य दे देगा। तो ये हमें 100% बिल्कुल क्लियर करना है। तो नृत्य हमें आते ही आते हैं, नृत्य को छोड़ना नहीं है, नृत्य को रटना है। तो मैंने अभी फिलहाल आपको 8 शास्त्रीय नृत्य कराए हैं और इनसे संबंधित, जैसे सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम से है, मृणालिनी साराभाई का संबंध भी भरतनाट्यम से है। तो ये कई नृत्यकार हैं जो आपको संबंधित पूछता है। तो एक टॉपिक आगे मैं ऐसा शुरू करूंगा कि सभी शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित व्यक्तियों को मैं यहां से आपको लिखवा सकूं। चलिए, ये हमारा यहां पर क्वेश्चन हुआ। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, बहुत, इसको भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आरपीएफ के लिए 100% रखिए बेटा। क्वेश्चन आता है कि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं बुप्पाला प्रणीत, जो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कहां से? तेलंगाना राज्य से संबंधित है बुप्पाला प्रणीत, जो भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और बात करें हम 2024 तक की, हाल ही तक की, तो पूछ लेगा अभी तक भारत में कितने ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अभी तक भारत में 85 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 85 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कितने? 85 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और पी, ध्यान रखना, पी श्याम निखिल अभी भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हाल ही में, और इनका संबंध है तमिलनाडु से। कहां से है बेटा? तमिलनाडु से इनका संबंध है, पी श्याम निखिल का, जो भारत के हाल ही में 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और बुप्पाला प्रणीत तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं, जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये क्वेश्चन आप यहां पर याद कर लेना। आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन छपा हुआ मिले। तो टोटल ग्रैंड मास्टर कितने बन चुके हैं हमारे? 85। यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये जो ग्रैंड मास्टर एक उपाधि है, ग्रैंड मास्टर एक क्या है? उपाधि है। और ये उपाधि किस में दी जाती है? शतरंज खेल में दी जाती है। और यहीं पर हम बात करेंगे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, जिन्हें शतरंज का बादशाह भी कहा जाता है। इन्हीं को भारत में सबसे पहले, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार 1992 में दिया गया था। क्वेश्चन यहां से आपके बहुत आते रहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आगे क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है? एशियाई चीता, एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर। क्वेश्चन ये आपको बहुत आता है, तो ध्यान रखना, रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, या सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन ये बहुत आता है। तो क्वेश्चन आता है कभी कभी आपको कि सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है? तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है और इसका अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश भाग जो है वो बांग्लादेश में है, लेकिन भारत के किस राज्य में आता है इसका भाग? वो पश्चिम बंगाल में आता है। तो सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन के डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कैसा डेल्टा है? नदी द्वीप डेल्टा है। कैसा डेल्टा है? नदी द्वीप डेल्टा है। और इस सुंदरवन के डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों दोनों ने मिलकर बनाया है। तो सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप डेल्टा है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। और यहां पर हम बात करें हम एशियाई चीता। देखिए एशियाई चीता हमारे, अभी देखा होगा कि 2000
21 तक नहीं थे भारत के अंदर। 2022 से भारत में एशियाई चीतों को लाना शुरू किया गया। पीएम मोदी के द्वारा 2022 में एक प्रोजेक्ट चीता चलाया गया, प्रोजेक्ट चीता चलाया गया 2022 में। और 2022 में सबसे पहले नामीबिया देश से 8 चीते मंगवाए गए थे। सबसे पहले भारत में नामीबिया देश से कितने चीते मंगवाए गए थे? 8 चीते। फिर दक्षिण अफ्रीका से मंगवाए गए थे, दक्षिणी अफ्रीका से 12 चीते। इस तरह से 20 चीते विदेश से मंगवाए गए थे। भारत में चीता प्रजाति बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए नामीबिया देश से सबसे पहले 8 चीते मंगवाए, फिर दक्षिण अफ्रीका देश से 12 चीते मंगवाए। इस तरह से 20 चीते मंगवाए गए। और इन 20 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क, किसमें? कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, तो कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया था। लेकिन यहाँ का एटमॉस्फेयर को बोलो या किसी और बात को बोलो, ये इन चीतों के लिए यहाँ का एटमॉस्फेयर एक तरह से उनके अनुकूल नहीं था और यहां पर कुछ चीतों की मौत भी हुई थी। तो यहां पे ये क्वेश्चन आपको और भी ज्यादा आता है। अगर हम बात करें एशियाई शेर, तो एशियाई शेर केवल और केवल गिर जंगलों में मिलते हैं, गिर जंगलों में मिलते हैं या गिर वन में मिलते हैं। और गिर वन मिलते हैं आपको गुजरात में। तो गुजरात में पाए जाते हैं एशियाई शेर, जो गिर जंगलों में या गिर वनों में मिलते हैं, जो गुजरात राज्य में है। ब्लैक पैंथर प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। ब्लैक पैंथर प्रजाति ये केवल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, ब्लैक पैंथर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। तो भारत में एक प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट चीता। और ये प्रोजेक्ट चीता कब शुरू किया गया है भारत में चीतों को लाने के लिए? 2022 में। ऐसे ही प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया। प्रोजेक्ट लॉयन को भी 2021 में शुरू किया गया है, 2021 में शुरू किया गया है शेरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लॉयन। तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा यहां पर आते हैं। ये देखा है, यहां पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस तरह से आपको एग्जाम में आ रहे हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन हम देखें। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? कि इसमें से देखें, अगर इसमें से देखें हम ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऋषि व्यास। ऋषि व्यास को पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने वाला कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पुराणों का संकलन किसने किया, तो वहां पर चेंज हो जाएगा। यहां दोनों पूछा है। अगर पुराणों के संकलनकर्ता की बात करें तो पुराणों का संकलनकर्ता जो थे वो महर्षि लोमहर्ष को माना जाता है। महर्षि लोमहर्ष को पुराणों का संकलन करने वाला माना जाता है। यानी कि और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पुराणों के संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष के पुत्र उग्रशिरवा को मानते हैं। उग्रशिरवा को पुराणों का संकलनकर्ता मानते हैं। लेकिन महर्षि लोमहर्ष ने पुराणों का संकलन किया था और उनके पुत्र उग्रशिरवा को भी पुराणों का संकलनकर्ता माना जाता है। यदि बात करें पुराणों और महाभारत दोनों के संकलन करने वाले की बात, तो वेद व्यास को कहा जाता है। और यहां पर गुरु वशिष्ठ लिखा है। गुरु वशिष्ठ रामायण काल में भगवान श्री राम के गुरु भी थे और भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र भी थे। ध्यान रख लेना, गुरु विश्वामित्र भी थे। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है। वेद व्यास जी ने वेदों की भी रचना की है, वेदों की रचना। तो क्वेश्चन यहां से आपको बहुत ज्यादा आते रहते हैं। और ऋषि भारद्वाज की बात करें तो ऋषि भारद्वाज गुरु द्रोण यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के पिता थे। और गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन आदि के गुरु माने जाते हैं, जिनको सभी को, अर्जुन को, कर्ण को, दुर्योधन को धनुर्विद्या में निपुण किया था गुरु द्रोण ने। और गुरु द्रोण के पिता माने जाते हैं भारद्वाज जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं। आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं
9वां क्वेश्चन साइंस से संबंधित दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपको आता है परीक्षाओं में। यूपी पुलिस के लिए आपको इसको 100% मार्क दीजिए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जॉनास साल्क ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, लियोन कैलेट ने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। बात करें चेचक के टीके की, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। जॉनास साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। किसके टीके का? पोलियो के टीके का आविष्कार किया था, पोलियो के टीके का आविष्कार। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था, रेबीज के टीके का आविष्कार किया था लुई पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और लियोन कैलेट ने बीसीजी के टीके का आविष्कार किया था, बीसीजी के टीके का आविष्कार किया था लियोन कैलेट ने। और क्वेश्चन कभी कभी पूछता था कि जेम फेरोन ने हैजे के टीके का आविष्कार किया था, हैजे के टीके का आविष्कार किया था। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको आता रहता है। जोनास साल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया, लियोन कैलेट ने बीसीजी के टीके का आविष्कार किया और जेम फेरोन ने हैजे के टीके का आविष्कार किया। एक क्वेश्चन यहां से आपको आता है, रख लेना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है? एक कानून लागू किया है LADCS। अब LADCS क्या होता है ये मैं आपकी बाद में बताऊंगा। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार, यानी कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल सिस्टम, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम। ये एक कानून है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 2003 में बनाया था, 2023 में बनाया है। 2023 में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम लगाए, जिसको बोलते हैं LADCS, यानी कि इससे गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। और इस कानून से लागू होने के बाद SC और ST को सबसे अधिक फायदा होगा इस कानून के लागू होने के बाद। और ये लागू कर दिया गया है, जिसको लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम बोलते हैं। और ये केवल गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कराएगा। और इसके लागू होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिक रूप से सहायता दी जाएगी। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको आप याद कर लेना क्लियर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन है। 11वें नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कौन सा जल निकाय 7,05,60,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का जीके में बहुत ज्यादा आता है भाई। यानी कि पृथ्वी की सतह पर ऐसा कौन सा महासागर है जो 7,05,60,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है? और साथ में यह भी देखा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो इससे हमारा क्वेश्चन ये और भी सिंपल हो गया। तो विश्व का तीसरा बड़ा महासागर कहते हैं हम हिंद ओशियन को, हिंद महासागर को। तो मेरे बच्चों यहां पर याद करने की एक बात है, समझने की एक बात है कि पृथ्वी पर कुल महासागर कितने हैं। यदि एग्जाम में आता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो महासागरों की संख्या है 5। यदि पूछता है कि पृथ्वी पर कुल जलीय रूप में कितने महासागर हैं, तो उनकी संख्या है 4 जलीय रूप में। क्योंकि उनमें से एक महासागर जो अंटार्कटिक महासागर है वो बर्फ में विलीन है। क्यों? क्योंकि उसमें 98% भाग बर्फ है। और ऐसे 98% भाग वाले बर्फीले क्षेत्र को महासागर की संज्ञा नहीं दी गई है। तो केवल
मौजूद जो हैं वो 4 महासागर हैं, लेकिन टोटल महासागर पूछे तो वो 5 हैं। और वो 5 महासागर कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर आपका अटलांटिक महासागर है, ये लिख लेना क्रम से, अटलांटिक महासागर। तीसरा बड़ा महासागर है हमारा हिंद महासागर, जो क्वेश्चन अभी पूछा है, हिंद महासागर। चौथा बड़ा महासागर की बात करें तो वो है आपका अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर जिसको महासागर नहीं माना जाता है। और पांचवा बोलते हैं हम, पांचवा बोलते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आता ही है। टोटल 5 महासागर। रेलवे में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, अंटार्कटिक महासागर को महासागर की संज्ञा नहीं दी जाती है, इसलिए 4 हो जाते हैं, लेकिन टोटल रूप से पूछे तो 5 महासागर है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है। चलिए यहां से अगर हम आगे की बात करें, अपने 12वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बुक जरूर आती है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए, द इमॉर्टल ऑफ मेलुआ द्वारा किसकी लिखी गई किताब है? तो ये है अमीश त्रिपाठी की किताब है, इमॉर्टल ऑफ मेलुआ, अमीश त्रिपाठी की किताब। एक किताब जरूर आती है बेटा परीक्षाओं में, ध्यान देना। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है किताबों से संबंधित आपका। चलिए आगे हम देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। 13वें नंबर का क्वेश्चन ये भी आप इंपॉर्टेंट करिए भाई, 100% क्वेश्चन आपको आता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं दी गई है? किस जीव को, किस जानवर को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जगह नहीं दी गई है? ऑप्शन में दे रखा है घोड़ा, ऊंट, सिंह या बुल। तो ऊंट को नहीं दी गई है, किसको नहीं दी गई है प्रतीक के रूप में? ऊंट को। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए बेटा ध्यान रखना, जो अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह है, तो अशोक चिन्ह में जो सिंह दिखाए गए ऊपर, नीचे एक चक्र दिखाया गया है, नीचे एक चक्र और चक्र के नीचे कुछ जीव हैं, जीव दर्शाए गए हैं। वो जीव हैं, वो जानवर हैं 4। वो जानवर कितने हैं? 4 जानवर हैं। जैसे उसमें घोड़ा को दर्शाया गया है, हाथी को दर्शाया गया है, बैल को दर्शाया गया है और सिंह को दर्शाया गया है, सिंह को दर्शाया गया है इस तरह से। तो यह मैंने एक बार इसको लिख देते सही से, जैसे शेर या सिंह को दर्शाया गया है, घोड़ा को भी दर्शाया गया है, हाथी को दर्शाया गया है और बैल को दर्शाया गया है, बैल को। तो ये 4 जानवरों की प्रतीक चिन्ह को वहां पर दर्शाया गया है। अब ध्यान रखना, ये दिशाओं के आधार पर संरक्षक माने जाते हैं। जैसे उत्तर दिशा का संरक्षक जो माना जाता है वो शेर को माना जाता है, उत्तर दिशा का संरक्षक जो माना गया है वो शेर को माना गया है प्रतीक के रूप में। और दक्षिण दिशा का जो संरक्षक माना गया है वो घोड़ा को माना गया है। और ध्यान रखना, पूरब दिशा का जो संरक्षक माना गया है वो हाथी को माना गया है और पश्चिम दिशा का जो संरक्षक माना गया है वो बुल या बैल को माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, यहां से आपको आता रहता है। अशोक के प्रतीक चिन्ह में, अशोक के सिंह स्तंभ लेख में सिंहों की जो संख्या दिखाई गई है वो 4 दर्शाई गई है, लेकिन दिखाई देते हैं आपको 3। अशोक के प्रतीक चिन्ह में जो जानवर दर्शाए गए हैं वो भी 4 दर्शाए गए हैं, शेर, घोड़ा, हाथी, बैल। और शेर को उत्तर दिशा का संरक्षक, घोड़ा को दक्षिण दिशा का संरक्षक, हाथी को पूर्व दिशा का और बैल को पश्चिम दिशा का संरक्षक माना गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, एक क्वेश्चन आपको आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने 14वें नंबर के क्वेश्चन पर। 14वें अनुच्छेद 32 को, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत आता है। 100% मार्क दीजिए बेटा। कितना परसेंट? 100% में मार्क करिए इसको कि अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा? तो ये है हमारा BR अम्बेडकर साहब ने, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। BR अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। और आर्टिकल 32 में 6ठे मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों
के अधिकार का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया आर्टिकल 32 में। इसी को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है और इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 32 में। मौलिक अधिकार हैं हमारे 6 और ध्यान रखना आर्टिकल 32 में यह उल्लेख मिलता है यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपनी याचिका लेकर, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में व्यक्ति सीधे के सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आज तक कोई ऐसा मैटर नहीं है कि व्यक्ति सीधे अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाए। केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में यह कहा गया है कि व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत। तो ये क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लेना। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं और पहले मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। संवैधानिक, ये ध्यान रखना कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44 में संविधान संशोधन द्वारा, और जिसको अनुच्छेद 300 क में रखा गया है, व्यवस्थित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वह क्वेश्चन ये भी बहुत आता है बेटा, परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आता है, इसको भी 100% मार्क दीजिए कि यह वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को बहुत कम समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, उस पर जो ब्याज दर लगती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेपो दर। उसको रेपो दर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई से भारतीय रिजर्व बैंक से जो देश के वाणिज्यिक बैंक हैं वो अल्प समय के लिए ऋण उपलब्ध लेते हैं, ऋण लेते हैं और उस पर जो ब्याज लगता है उसको रेपो दर कहते हैं। और कभी कभी जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं अपनी एक्स्ट्रा मनी को कुछ समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखते हैं और उनसे जो ब्याज दर मिलती है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। और ध्यान रखना, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है और उस पर जो दर लगती है उसको बैंक दर बोलते हैं। एक ये क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होता है और बैंक दर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन है कि जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकाल तरलता प्रदान करता है उसको रेपो दर कहते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 16वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या है 10। रामसर साइट बोलें तो इनको रामसर स्थल भी बोलते हैं, रामसर स्थल भी बोलते हैं, इनको आर्द्र स्थल भी बोलते हैं, आर्द्र स्थल भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, इसको आर्द्र भूमि भी बोलते हैं, और इसको वेटलैंड भी बोलते हैं, वेटलैंड। तो वेटलैंड भी बोलते हैं। तो भारत में रामसर स्थल, आर्द्र भूमि, वेटलैंड स्थल हैं 10 इनको। और ध्यान रखना, इन्हीं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, इन्हीं रामसर साइटों के लिए 1971 में एक संधि हुई थी ईरान के शहर में, ईरान के शहर रामसर में एक संधि हुई थी 1971 में। तो इसलिए जो स्थल होते हैं उनको रामसर स्थल बोलते हैं। रामसर स्थलों को हम वेटलैंड या आर्द्र भूमि भी कहते हैं। 22 मई को छोड़िए, 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि रामसर स्थल होते क्या है? आर्द्र भूमि, यानी कि ये आर्द्र भूमि तालाबों के निकटवर्ती, समुद्र के निकटवर्ती, महासागरों के निकटवर्ती, नदियों के निकटवर्ती
जो नम भूमि होती है उसको हम रामसर स्थल बोलते हैं, आर्द्र भूमि बोलते हैं या वेटलैंड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और इसकी अंतरराष्ट्रीय संधि 1971 में होती, ईरान के शहर रामसर में, और तभी से इनको रामसर स्थल कहा जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर रामसर स्थल है, उस यूपी में 10, और पूरे भारत की अगर देखें, पूरे भारत में लगभग तो 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? कौन? अंग्रेजी, अरबी, जापानी, चीनी। तो जापानी संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल भाषा नहीं है, ध्यान देना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो मान्यता प्राप्त भाषाएं जो है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑफिशियल भाषाएं जो है वो 6 हैं। और कार्यकारी भाषा की बात करें, कार्यकारी भाषाएं की बात करें तो कार्यकारी भाषाएं हैं 2। कार्यकारी भाषा कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं जिनमें कार्य होता है, जिनमें फंक्शन होता है। और मान्यता प्राप्त भाषाएं देखें तो 6 हैं। अब मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं ध्यान रख लेना। अंग्रेजी है, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो इस तरह से 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। जापानी इनमें कोई शामिल नहीं है, तो जापानी ऑफिशियल भाषा नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 6 हैं। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। लेकिन कार्यकारी भाषाएं कितनी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य नहीं है? तो ताल वाद्य शरोद नहीं है, शरोद वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें तार नहीं होता है। और ये सरोद ताल वाद्य नहीं है क्योंकि इसमें तार नहीं होता है और इसको ताल वाद्य नहीं माना गया है। जबकि घटम, तबला, मृदंगम को ताल वाद्य माना गया है। चलिए यहां पर भी ये क्वेश्चन हमारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये भी करंट क्वेश्चन है। गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HBG गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ध्यान रखना। यहां अगर हम बात करें HVJ, तो H मतलब हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर। तो ध्यान रखना, हजीरा आपका गुजरात में पड़ता है, बीजापुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसी को HBG बोलते हैं, जो एक गैस पाइपलाइन है जो हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर तक जाती है, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जाती है ये गैस पाइपलाइन। चलिए यहां पर देखते हैं लास्ट आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो प्रवार मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा आज का, इसको देखेंगे। तो प्रवार यानी कि मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसमें स्थल मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, दुर्बल मंडल लिखा है। तो इसका मतलब है मेंटल के ऊपर का जो भाग होता है पृथ्वी, देखिए पृथ्वी की 3 लेयर होती है, पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं, यानी कि बीच में जो भाग है पृथ्वी का मेंटल है, लास्ट में कोर है, और ये है आपका इसको बोलते हैं सीमा। तो सीमा, मेंटल, कोर, और इसी को हम स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल। तो पृथ्वी की जो 3 लेयर होती है, पृथ्वी की जो 3 परतें होती हैं,
और मेंटल के ऊपर जो होती है वो सीमा बोलते हैं, सीमा, सीमा, यानी कि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसी को पृथ्वी की सबसे ऊपरी सीमा रेखा को प्रवार या सॉरी इत्सल मंडल कहते हैं, जिसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सीमा रेखा होती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको सीमा बोलते हैं, और इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। और देखिए ध्यान है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। तो इन 37 से 38 क्वेश्चनों को मैंने 2 भागों में बांटा है, 20-20 क्वेश्चनों के हिसाब से बांटा है। तो मैंने आज इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, और 20 क्वेश्चनों की मैंने आपको डिटेल कंप्लीट कराई है। मैं आपको कल इन्हीं के बचे हुए इसी प्रैक्टिस सेट से 20 क्वेश्चन फिर लेके मिलूंगा। 20-20 क्वेश्चन हम करते हैं, और इन्हीं में बाद आपसे मैंने ये बोला है कि मैं इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और आरपीएफ की परीक्षा को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आप बिल्कुल पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, और अगला सेट आपको 20 क्वेश्चनों का मिलेगा। मैंने आपको बोला है कि मैं केवल 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और 10 प्रैक्टिस सेट में ही आपका उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और आरपीएफ की परीक्षा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जीएस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको करंट क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सब मिलेंगे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से। तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपके साथ पूरी मेहनत के साथ बनाऊं, मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी, और आप पढ़ते रहिए, मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। कल मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।